नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के लिए 17,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी शुभारंभ किया, साथ ही साइबर तहसील परियोजनाओं की भी शुरुआत की। ये कार्यक्रम एमपी के सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में हुआ। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित किया गया। यहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की जनता ने ही अब की बार 400 पार का नारा दिया है। जनता का ये विश्वास भाव विभोर करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा, गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी की गारंटी है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 75% मतदान सुनिश्चित किए जाने को लेकर मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। सच्चा और ईमानदार, वोट का हकदार वही है। सारे काम छोड़ दो। आज हमने टैगोर नगर, टैगोर नगर के वार्ड, शास्त्री वार्ड, इन सभी जगह पे हमने आज मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया है, रैली के साथ और शपथ लेते हुए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 75% मतदाता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 68 सितारगंज विधानसभा के BLO सुपरवाइजर स्नेहलता मल्लिक भाग संख्या 22 से 32 तक के BLO के साथ उनके मतदान स्थल पर जाकर मतदाताओं को 100% मतदाता लक्ष्य संदेश के साथ मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि 100% हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सके। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र तैयार कर रही है। इसके लिए आम जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बनी समिति का संयोजक बनाया गया है। इस समिति में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और बलवंत शामिल है। बीजेपी आम जनता से घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सुझाव मांगेगी और इन्हीं सुझावों के आधार पर बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। वहीं लोकसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, मैं कोई दावेदार नहीं हूं, मैं सिर्फ बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं। आम आदमी की पार्टी है और आम आदमी के सुझाव हमें मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए समाज के तमाम वर्गों से जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता उनके सुझाव लेंगे और जो सुझाव पेटिका है उसमें वो सुझाव डालेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उसमें प्रेस पत्रकारों के समूह हैं, वकीलों के समूह हैं, विद्यार्थियों के समूह हैं, कर्मचारियों के समूह हैं, मजदूरों के समूह हैं, महिला समूह हैं, ऐसे 24-25 तरह के ऐसे समूह हैं। उनसे बातचीत करके और उनसे ये प्रपत्र भरवाया जाएगा और फिर उसके आधार पर जो संकल्प 2024 जो होगा वो उन सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। वहीं बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के रमनवाला में इंडियन ऑयल कारपोरेशन की रिफाइनरी पाइपलाइन गुजरती है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने पाइपलाइन में रिसाव को रोकने के लिए फायर मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल प्रोग्राम में पाइपलाइन में छेद कर पाइप का रिसाव बंद किया गया और आज फिर किस प्रकार काबू पाया जाए उन तरीकों पर भी प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ही आपदा से संबंधित किसी कैजुअल्टी से बचने के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। मॉक ड्रिल प्रोग्राम में फायर के आधुनिक यंत्रों के संबंध में जानकारी दी गई। किसान आंदोलन के दौरान किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से अज्ञात व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में श्रोमणी अकाली दल के बलारे और जिला बार एसोसिएशन फतेहगढ़ साहब के प्रधान अमरदीप सिंह धारनी ने सवाल उठाते हुए कहा, अज्ञात लोगों पर मामला कैसे दर्ज हो सकता है। किसान पुलिस की गोली का शिकार हुआ था, जिसको लेकर पंजाब पुलिस को हरियाणा के सीएम, गृह मंत्री और DGP हरियाणा पर मामला दर्ज करना चाहिए था। वहीं बता दें कि किस पुलिस वाले को गोली के कारण शुभकरण की मौत हुई। पिछले
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 41 ਡੇਟਡ 20/2/24 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਤੇ 114 IPC। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ PS ਪਾਤੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ। अमरोहा में एक कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का वीडियो CCTV में कैद हो गया। हादसे के समय मौके पर मौजूद लोगों ने कैंटर चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो ये तो कांग्रेस जिस तरीके से पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो रही है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र फकीरपुरा में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब मामले में SP सिटी अखिलेश भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमों ने एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान शराब भट्टियों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। मामले की जानकारी देते हुए SP सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र आदर्श कॉलोनी में काफी लंबे समय से शिकायत थी कि यहां पर लोग अवैध शराब बनाकर बेचते हैं। इसी के तहत आबकारी टीम के साथ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 400 गैलन लहन को नष्ट किया। पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरण और शराब भी बरामद की। पुलिस ने इस मामले में टीम का गठन कर फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी। अवैध शराब की जो कारोबार है लोगों करते हैं और इसके लिए ये सिविल लाइन्स की बातू कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी भी कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से शिकायत रही है कि यहाँ पर अवैध रूप से लोग शराब बनाते हैं, बेचते हैं उसको। उसी के तहत प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने आज आबकारी विभाग के साथ में जिला आबकारी अधिकारी और मेरे नेतृत्व में यहाँ पर तमाम जो जिनकी शिकायत थी अवैध शराब बनाने की उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और बहुत बड़ी संख्या में लगभग 400 से 500 क्विंटल के बीच में लहन नष्ट किया गया है और काफ़ी तमाम भट्टियाँ यहाँ पर नष्ट की गई हैं। 3 भट्टियाँ जो अवैध रूप से संचालित थी जिन पर ये काम होता हुआ मिला है और उनके यहाँ से शराब भी बरामद हुई है और अन्य सामान जो शराब बनाने के काम आता है वो बंद किया गया है। इसको उनके विरुद्ध 3 भट्टियों के लिए अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं। मौके पर अभियोग, क्योंकि अभियोग पुलिस को देख के वहाँ से भाग गए थे, लेकिन इसमें लगभग 14 अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकार ये निरंतर चलने वाली कार्रवाई है और अवैध शराब के जो निष्कर्षण है उस पर हम लोग प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के कुछ संकल्प हैं और इसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद युवक के घर जाते समय एक पक्ष ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए ICU में एडमिट कराया गया। नींद में नियुक्त कोतवाल ने इस घटना को सड़क हादसा बताया। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता, अपनी सहयोगी सुमन चौधरी से। सुमन, घटना की पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ मामला है, पूरा जानना चाहेंगे सुमन। बिल्कुल, देखिए राजा जी, ये ना 2 दिन पहले की ये पूरी घटना है। बिसरक थाना क्षेत्र की ये घटना है जहां क्रिकेट के मैदान में 2 टीमों के बीच मुंह भाषा होती है और मुंह भाषा इतनी बढ़ती है कि जब एक पक्ष वहां से जाता है तो दूसरा पक्ष उस पर पत्थर से हमला करता है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है। और जो युवक गाड़ी चला रहा था उसकी हालत बेहद ही गंभीर है और वो ICU में फिलहाल एडमिट है फोर्टिस हॉस्पिटल में। और जो वो है जिंदगी से जूझ रहा है, आज से पूरा डैमेज हो चुका है, क्योंकि जब इतनी ऊंचाई से कोई पत्थर मारेगा और गाड़ी से नीचे पत्थर आया, पत्थर चेहरे पे लगा और चेहरा पूरा डैमेज हो चुका है। और अब जो पुलिस की कहानी है, पुलिस ने ये बताया है कि पूरा जो प्रकरण ही सड़क हादसा है, लेकिन जो उसके घर वालों का कहना है वो ये है कि वो पत्थर मारा गया गाड़ी पर, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, गाड़ी खाई में गिरी और इतनी गंभीर चोटें आई। क्योंकि देखिए गाड़ी के निशान भी है, लेकिन नोएडा पुलिस इन सब
बातों से इनकार कर दी है। 2 दिन से पीड़ित चक्कर काट रहे हैं। 2 दिन से उनका बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में नहीं कर पाई है। देखिए, भी शर्म की बात है, कोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन जब उसके घर वाले अपने बेटे के न्याय के लिए, अपने बेटे के जो है अपनी बात के लिए जो थाने पर जाते हैं, तो थाने के यहाँ से उनको भगा दिया जाता है। कार्रवाई न मिलने का बहाना बता दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये पूरी जो घटना थी वो गलत हादसा था। जी चलिए सुमन, अब मामला मीडिया में सामने आ चुका है, बाप ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया। अब देखना है कि पुलिस किस तरीके से प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के क्या मुकदमा दर्ज करती है, नहीं। नजर रखिएगा इस खबर पर, आगे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन चौधरी इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं लटेरी रेंजर कृष्णा वर्मा को प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही को लेकर के निलंबित कर दिया गया। गौरतलब है कि रेंजर कृष्णा वर्मा ने अपने ही विभाग पर बंधक बनाए जाने के आरोप भी लगाए थे। तो प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई। नियम विपरीत है, मैंने निलंबन किया गया है। पूरा नियम विपरीत तरीके से किया गया है। क्या नियम विरोध? ये है कि मैं मध्य प्रदेश शासन की एम्प्लॉय हूँ। मेरे प्रतिनियुक्ति पे मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम में आई हूँ और मुझे ऊपर कंडक्ट कोड, मध्य प्रदेश सिविल सेवा सर्विसेज, वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील अधिनियम 1965, नियम 1966 लागू होता है, ना कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का कर्मचारी सेवा नियम 1984। ये वहीं के स्थानीय कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति की गई है और उन्हीं पर लागू होता है, हमारे ऊपर लागू नहीं है। क्या किसी वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराया है, आपने बताया? हाँ, मैंने अभी पत्र लिखकर उनसे व्हाट्सएप भी किया, नियम पूछा तो उन्होंने नियम के विषय में बताया ही नहीं है कि हमने कहा किस नियम से आपने किया है, किस राजपत्र का, किस शासन के दिशा निर्देश, क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा है वो कहीं मेंशन नहीं करता है कि आपको राज्य शासन और हमारे सीएफ के और सीसीएफ के अतिरिक्त कोई और अनुशासनात्मक कार्रवाई। देहरादून में एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की। लड़की ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि लड़की बिहार की रहने वाली थी और एक फैमिली के वहां पे काम करती थी। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच तलाक के दौरान बच्चों की परवरिश पर पड़ने वाले कुप्रभाव के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 6 मार्च तक स्थिति से स्पष्ट कराने के साथ ही याचिकाकर्ता से इस संबंध में और आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 मार्च की तिथि नियत की है। जिसमें ये है नया सवेरा जन संस्था द्वारा लगाई गई थी, जिसमें हल्द्वानी का जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है मंगल पड़ाव से लेके बस स्टेशन तक का, उससे संबंधित थी। इससे पूर्व में ये बोला गया था, जो भी ये दुकानदार है 67 लोग थे उसमें शायद, उन लोगों से बोला गया था कि डीएम के सामने आप अपीयर होकर अपना पक्ष रखेंगे। तो आज इस मामले में सुनवाई चली, जिसमें जिलाधिकारी महोदया स्वयं उपस्थित हुई थी। तो जिलाधिकारी महोदया ने यह बताया कि इन 66 लोगों में से 23 लोग जन सुनवाई में आए और बाकी लोग आए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश के लिए 17,549 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें से दतिया जिले को 125 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात मिली। दतिया के किला चौक पर आयोजित समारोह में कलेक्टर संदीप माकिन, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित रहे। नगर परिषद इंदरगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित लाइव प्रसारण के दौरान पीएम ने दतिया जिले को 125 करोड़ की विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किया। आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार वीर सिंह, आवासीय महिला व बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी हरनोद शर्मा, थाना प्रभारी उपेंद्र दुबे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिकोलिया, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती गौरी रामस्वरूप मंडेलिया, सभी पार्षद और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सिवनी जिले के लखनादौन की पंचायत सागर सचिव और सहायक सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शमशान घाट में निर्माण कार्य का पैसा आया था, पैसा भी निकल गया और सालों बीत जाने के बाद काम भी नहीं हुआ।
पन्नालाल परते। हाँ, कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत सागर। हाँ, क्या हैं आप? मैं उप सरपंच हूँ। क्या समस्या हो रही? हमारी समस्या ये है कि निर्मल नीर में चल रहा है, भुगतान अभी समय पे होना चाहिए। अच्छा, कब से रुका है? अभी जो हो गया 3-4 हफ्ते। 2-3-4 हफ्ते से नहीं हुआ भुगतान। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। कुछ इन्हीं उद्देश्यों के साथ एक कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें जानी मानी मेंटर नितिका शाही एवं वुमेन हु लीड नेशनल कंसोर्टियम की संस्थापक राधिका सुधीर को भारत सरकार की ओर से आयोजित सशक्त महिला कार्यक्रम में उन महिलाओं को पुरस्कार दिया गया जिन महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए नारी समाज को एक अलग पहचान दी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ राइज एंड शाइन बायोटेक और वेदा अर्थ कंपनी ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत व्यापार और रोजगार जैसे विषयों पर महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 के मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों यथा साइंस क्विज, पोस्टर पेंटिंग एवं भाषण प्रतियोगिता के आयोजन के साथ साथ वैज्ञानिक व्याख्यानों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि IAS नरेंद्र भूषण ने दीप प्रज्वलन के साथ ही किया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजेश गंगवार ने अतिथियों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एवं रमन प्रभाव के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में लगभग 250 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विज्ञानविदों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर डॉक्टर DK श्रीवास्तव, निदेशक डॉक्टर राजेश गंगवार, संयुक्त निदेशक सुमित कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर S रहमान, वैज्ञानिक अधिकारी एवं सभी कार्मिकों द्वारा जनपद लखनऊ के जिला विज्ञान क्लब के समन्वय डॉक्टर DB सिंह उपस्थित रहे। मंच का संचालन संदीप यादव द्वारा किया गया। अंत में DK श्रीवास्तव निदेशक ने धन्यवाद प्रस्ताव भी ज्ञापित किया।